हमारे जो लोग मारे गए विश्व युद्ध में, इन्हीं यहूदियों की रक्षा में। हमारे जो सैनिक मारे गए दोनों विश्व युद्धों में, इन्हीं यहूदियों की रक्षा में। और इनमें 50% या 40% से ऊपर मुसलमान थे। नमस्कार। ये वर्ष जो है 2025, ये 80वीं सालगिरह है ऑशविट्ज़ कैंप की। ऑशविट्ज़ कैंप पोलैंड में ऑशविट्ज़ नाम की एक जगह है जहाँ पर सारे जूस को, मतलब सारे यहूदियों को लाकर वहाँ पर रखा जाता था। और जितने भी यहूदी मारे गए, मतलब करीब 60 लाख यहूदी मारे गए हैं विश्व युद्ध 2 के दौरान। उसमें से करीब आधे, मतलब करीब 30 लाख यहूदी यहाँ बंद थे और उसमें से करीब 10 लाख मारे गए। यानी ऑशविट्ज़ बदनाम है इस बात के लिए कि हिटलर ने जो जेनोसाइड, जो मतलब नर हत्या, मानव हत्या, जनसंहार, नरसंहार जो कैरी किया, जो किया उसने विश्व युद्ध के दौरान, और जो नफरत की आग फैलाई, उसका प्रमाण है ऑशविट्ज़। आज भी उसी कंडीशन में उसे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इन गोडाउन नुमा मकानों में उन्हें रखा जाता था और कटीली तारों की बाउंड्री बनी हुई थी। ऊपर जितने भी वॉच टावर बने थे वहाँ मशीन गन लेके पहरेदार तैनात होते थे। कोई भी अगर आगे पीछे निकलने की कोशिश करे, रात में लाइटें जल रही होती थी, अगर कोई भी निकलने की कोशिश करे कैदी, उसे मार दिया जाता था। अब ऑशविट्ज़ में लाया कैसे जाता था? पूरे यूरोप से लाया जाता था। सबसे ज़्यादा जूस एक समय रशिया में होते थे, फिर पोलैंड, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऐसे सब जगहों से जितने भी जूस हैं उन्हें खेद खेद के ऑशविट्ज़ पहुंचाया जाता था। ऑशविट्ज़ की एक जो महिला अब अभी तक जिंदा है, उस समय वो 15 वर्ष से कम आयु की थी, 12-13 वर्ष की थी। आज उनकी आयु करीब 90-95 है। वो उनका कहना है कि जब वो ऑशविट्ज़ लाई गई अपने माँ बाप के साथ और सबके परिवार के साथ, तो उन्हें बताया गया कि अपने आप को 15 वर्ष से कम का मत बताना, नहीं तो तुम्हें तुरंत गैस चैम्बर में भेज देंगे। गैस चैम्बर एक वो जगह होती थी जहाँ पर गैस के द्वारा सारे जूस को, यहूदियों को मार दिया जाता था। तो उसे याद है कि उसकी माँ को मार दिया गया, उसने अपने आप को 15 वर्ष से अधिक का बताया होगा, किसी तरह वो बच गई। अब जैसा कि हर प्रिजन कैंप में या आज जेल में होता है, कैदियों की बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बुरे हालात थे, ऐसा सब घटनाओं से पता चलता है। अब आप ये समझिए कि आज जिसकी 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपन, यानी दुख भरी चीज़ है और उसे याद किया जा रहा है। BBC देखें, CNN देखें, कहीं भी आप देखें, उसको याद किया जा रहा है। उसी 80वीं वर्षगांठ के बीच में वही लोग जिनके की फोरफादर, जिनके की दादा दादी, नाना नानी उस ऑशविट्ज़ कैंप में थे, उन्होंने पूरे गाज़ा को ऑशविट्ज़ कैंप बनाया हुआ है। पूरे गाज़ा की वही हालात है, उससे भी बुरी हालात है जैसा पहले ऑशविट्ज़ में था। वही कटीले तारों की बाउंड्री है, वही गोडाउन नुमा, वो कम से कम घर थे वहाँ रहने के लिए, कपड़े थे पहनने के लिए, कुछ खाना दिया जाता था, कुछ को मार दिया जाता था। यहाँ रात भर बमबारी होती है, सारी बिल्डिंग्स, जितनी भी रहने की जगहें हैं, सब फ्लैट कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 20-25 वर्षों से ये नेतन्याहू का सपना था कि हम गाज़ा को पूरी तरह से फ्लैट कर दें, इन्हें पूरी तरह से इतना ख़त्म कर दें कि फिर ये कभी उठने की हिम्मत ना रखें। ये से मतलब ये मुसलमान जो पैलेस्टाइन में रहते हैं, जो वहाँ के 800 वर्षों से वहाँ रह रहे थे, जिनके परिवार। अब यहूदियों का कहना है कि ये हमारा होमलैंड है। अब आप ये कैसे आपका होमलैंड बन गया जब सबसे ज़्यादा लोग आपके पोलैंड में थे, रशिया में थे और दीगर देशों में थे। पूरे यूरोप में जूस कोई एक जगह नहीं रहते थे, ये पूरे यूरोप में फैले हुए थे। अगर 60 लाख लोग मारे गए, उसमें से 5 भी नहीं थे जो आज के इजराइल में मारे गए हों।
आज का इजराइल उस समय क्या था 1944 में? पैलेस्टाइन। 1948 में सेटलर्स नाम से ये सारे लोग जो वहाँ इकट्ठा हुए कि हमें बाइबल में कहा गया है कि हमारा ये होमलैंड है, वहाँ जमा हुए और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो ऑशविट्ज को आप याद करें और देखें कि किस तरह से उसी तरह की कंक्रीट की बाउंड्री पूरे पैलेस्टाइन में बना दी गई है। एक पार में मुसलमान रहते हैं और इस पार में यहूदी रहते हैं। यहूदियों ने इतना ज़्यादा वहाँ पर आतंक मचाया हुआ है, या आप उनके अपने जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं या कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कम से कम ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि कम से कम 70% आबादी आज खुद तंग है अपने 30% ज़ायनिस्ट, जिन्हें कहते हैं ज़ायनिस्ट जो यहूदी हैं, उनके आतंक से। खैर ये कहानी उनकी है। मज़े की बात क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें भारत कहाँ इन्वॉल्व है? दोनों विश्व युद्धों में, यानी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, दोनों विश्व युद्धों में भारत ने ब्रिटिश सेना के रूप में पार्टिसिपेट किया था, इंडियन आर्मी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो विश्व युद्ध 1 में, पहले विश्व युद्ध में करीब 10 लाख भारतीय गए थे। उसमें से 1 लाख कभी घर वापस नहीं आए। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतीय गए थे। 25 लाख भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से करीब 3 लाख लोग कभी घर वापस नहीं आए। अब ये भारतीय कौन थे? आज का पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर बर्मा बॉर्डर तक ये भारतीय थे। पहले विश्व युद्ध में बर्मा भी भारत का पार्ट था। दूसरे विश्व युद्ध के पहले 1938 में बर्मा को अलग कर दिया गया था, जो आज का म्यांमार। खैर, अब आप सोचेंगे कि ये भारतीय क्यों गए थे उसमें? भाई उस ज़माने में आपको सेना में भर्ती एक जो नौकरी की तरह था। आज भी भारतीय क्यों होते हैं सेना में? भाई नौकरी है। कुछ जो ट्राइब्स ऐसी होती हैं, कुछ जातियां ऐसी होती हैं, कुछ लोगों के मिजाज ऐसे होते हैं कि वो सेना में जाना पसंद करते हैं। इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने समझ लिया था, तो उन्होंने रेजिमेंट भी उसी तरह बनाया। राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये उनके हिसाब से मार्शल रेसेस थे। अब ये कनेक्शन क्या बनता है ऑशविट्ज और आज के पैलेस्टाइन से? आपको आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन का विक्टोरिया क्रॉस, जो कि वहाँ के सबसे बड़ा युद्ध का सम्मान है, शहीदों को दिया जाता है, युद्ध में बहुत अच्छा लड़ने वालों को दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ परमवीर चक्र, उस तरह वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र सबसे बड़ा माना जाता है। उसी तरह विक्टोरिया क्रॉस उनका सबसे बड़ा माना जाता है और 1848 से दिया जा रहा है। लेकिन भारतीयों को कब से मिलना शुरू हुआ? 1911 से। और पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला था? खुदादाद खान को। आज तक जो मतलब 1911 से लेके यानी 1914 में विश्व युद्ध हुआ और 45 तक करीब 48 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिला। 48 इंडियंस को, जो उस समय इंडियन आर्मी में थे। उसमें बहुत सारे एंग्लो इंडियन थे। आप ये ध्यान रखिए, इंडियन आर्मी में कौन जाता था? पाकिस्तान में रहने वाले पठान, आज के पंजाब, दोनों तरफ के, पंजाब पाकिस्तान का और पंजाब इंडिया, ये मराठा कुछ, और गुरखा पूरे आज का नेपाल, सिक्किम, हिमाचल और देहरादून वगैरह, मतलब उत्तराखंड, आज के जहाँ जहाँ भी ये पहाड़ी फौजें रहती हैं, जो पहाड़ी जिनको कि सेना में भर्ती होने का शौक़ होता है, ये इनको ज़्यादातर गुरखा रेजिमेंट के थे, कुछ हरियाणा रेजिमेंट के थे और सबसे ज़्यादा पंजाब रेजिमेंट, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मुसलमान। यानी पहले विश्व युद्ध में 10 लाख लोगों में से 6 लाख मुसलमान थे, क्योंकि ये अफ़गानी, पठान, ये सारे ब्रिटिश आर्मी में गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में जो करीब 25 लाख गए भारतीय, उसमें थे करीब 10 लाख मुसलमान थे। और ये किसके लिए लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे यहूदियों को छुड़ाने के लिए।
आज क्या हो रहा है, यहूदी इन्हें कूट रहे हैं। तो हिस्ट्री का अपना एक रोल होता है। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इंडियन आर्मी, और हम बड़ा गौरवशाली इतिहास और ये सब सोचते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ब्रिटिश की बनाई हुई थी, उनके उपयोग के लिए थी। उन्होंने हमारा उपयोग किया, बलि दी हमारे लोगों की, और फिर हमें डिवाइड करके चले गए। उसी तरह उन्होंने मिडल ईस्ट में, गोरों ने यानी अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हमें मिडल ईस्ट में कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मिडल ईस्ट की लड़ाई का मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा बताता हूँ आपको। ईरान में ऑयल फील्ड्स मिल चुकी थी तब तक, उसको छुड़ाना बहुत ज़रूरी था, और सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी वहाँ लगाई गई थी। जो भारतीय जो रेजिमेंट्स थी सबसे ज़्यादा वहाँ लगाई गई थी, और हमने ईरान की सारी ऑयल फील्ड छुड़ाई। शुरू में इन ऑयल फील्ड्स पर जब 45 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। उनकी शेल कंपनी, उनकी बीपी, और बहुत सारी उनकी जो ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसको मतलब बीपी से मेरा मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये सबका कब्जा था वहाँ पे। एसओ करके एक ब्रांड आता था बहुत पुराना, आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, इंडिया में भी ऑपरेट करता था। ये अमेरिकन ब्रांड था, उनका कब्जा था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर यहाँ पर हम टोटल मुसलमानों को रहने देंगे, मतलब ईरान से लेके फिर पूरा पैलेस्टाइन से लेके सऊदी और दुबई और ये सब जगह, अगर पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान रहेंगे, तो ये कभी ना कभी हमें इस महत्वपूर्ण चीज़ से, ऑयल से ही आज सब बनता है। आपके घर का प्लास्टिक से लेके आपके घर में जो खाना बन रहा है, उसमें जो तेल डल रहा है, वो भी क्रूड ऑयल से बन रहा है। तो आज सब कुछ ऑयल पर डिपेंड करता है। ये बात उन्होंने आज से 70-75 साल पहले समझ ली थी। एटलांटिक ट्रीटी कहते हैं, 1942 में हुई थी, जो चर्चिल और आइजनहावर के बीच में। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें मिडल ईस्ट में अपना दांव फंसाना जरूरी है। तो उन्होंने ये बाइबल की कथा निकाली और सारे यहूदियों को जमा किया और उनको होमलैंड का किस्सा सुनाया, और वो होमलैंड बता के उन्हें पैलेस्टाइन में फिक्स कर दिया। अब यहूदियों का काम है सबसे लड़ते रहना। और ये बात भी मानी हुई है कि यहूदी एक बहुत ही टैलेंटेड कौम है। उनमें जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो विश्व के शायद किसी भी कौम में उतनी नहीं है जितनी उनमें है। सारे, मतलब आप आइंस्टीन से लेके कार्ल मार्क्स तक सारे यहूदी जो थे। लेकिन आप ये बात भी याद रखें, अलग अलग देशों में रहते थे, कोई इजराइल में नहीं रहता था। ये सारे यहूदी थे, और इन्होंने जो परिवर्तन किए हैं हिस्ट्री में, पूरे विश्व के हिस्ट्री में, वो किसी और कौम ने नहीं किए। तो यहूदियों को कहाँ लाके पटका गया? मुसलमानों के बीच। आज जो मुसलमान, हम, मैं तो भारत की तरफ से आपको बता रहा हूँ, बाकी और देशों के भी, मतलब ईरान के भी और मिडल ईस्ट के भी मुसलमान एलाइड फोर्सेस के साथ खड़े थे। एलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका और ब्रिटेन, इनके साथ खड़े थे, और उन्होंने मदद की विश्व युद्ध जीतने में। और आज सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहे हैं? यही मुसलमान। सबसे ज़्यादा उन्हें परेशान कौन कर रहा है? यही यहूदी। तो ये आप इस चीज़ों को समझें। हम बड़े आज के माहौल में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़े खुश हो के कहते हैं कि जी वहाँ पे ऐसा हो रहा है ऐसा। हमें दोनों से कोई लेना देना नहीं, ना वहाँ के मुसलमान से ना वहाँ के यहूदी से। हमें अपने भारतीय से लेना देना है, पाकिस्तान को अपने आज पाकिस्तानियों से लेना देना है। ये गोरे हमें अलग करके गए, लेकिन आज जो हालात हैं वो यही हैं। हमारे जो लोग मारे गए विश्व युद्ध में, इन्हीं यहूदियों की रक्षा में। हमारे जो सैनिक मारे गए दोनों विश्व युद्धों में, इन्हीं यहूदियों की रक्षा में। और इनमें 50% या 40% से ऊपर मुसलमान थे। ये हमने खोया है। उन्होंने, पैलेस्टाइन ने क्या खोया वो आज हम देख रहे हैं। गाज़ा की क्या हालात हैं हम देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका आज भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने वाली बात
ये इसने ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि भाई वहाँ जितने पैलेस्टीनियंस हैं सब अपने अपने मुसलमान देशों में जाए। अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं भाई जिसको रहना है यहाँ रहे, नहीं तो पाकिस्तान जाए। तो ये पूरा चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो किस तरह गढ़ता है अपने आप को। आप ये ना सोचें कि ये आज जो लोग हैं वो कुछ इतिहास से सीखकर कुछ नया कर देंगे, नहीं करेंगे। ये वही काम करेंगे, हमारा जो इतिहास है मनुष्य का, वो सिर्फ ग्रीड और पावर यानी लालच और पावर की लालसा में ही बीता है सेंचुरीज से। तो आज कुछ लोगों के कहने पर अगर आप ये कर रहे हैं तो बाज आएं। ये घूम फिर के बातें ऐसी ही होंगी जैसी मैंने आपको बताया। 75 साल के अंदर ही आपने देख लिया कि क्या हालात हैं। 2 ऑशविट्स बन चुके हैं, एक पुराना एक नया। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।